स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और शुरू करते हैं आज का किस्सा। लेकिन किस्सा शुरू करने से पहले एक बार छोटा सा बस एक फीडबैक लेना था आपसे कि थोड़ा सा मैंने चेंज किया, मतलब लाइटिंग मैंने कम की है। और अगर आपको कुछ ये वाइब पसंद आ रही है, क्योंकि हॉरर है, हॉरर में मैं देखता हूँ कि लाइटिंग काफ़ी तेज़ थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा कम किया, यानी कि बिल्कुल डिम कर दिया। और अगर आपको थोड़ी सी वाइब अच्छी आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले वीडियो में चेंज कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या मतलब अच्छी लगी नहीं लगी, तो उस हिसाब से हम फिर देखेंगे कि इसको कंटिन्यू करना है या फिर इसको चेंज करना है। अब हम बढ़ते हैं आज के किस्से की ओर। सुमित हड़बड़ाहट में अपना सामान पैक कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर राजदीप उसको बार बार मनाने की कोशिश कर रहे थे कि सुमित भाई, हम ध्यान रखेंगे, तो चिंता मत करे यार, कुछ ना कुछ करेंगे यार। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने तुझे इतना बुलाया, इतना बुलाने के बाद तू हमारे गांव आया और आज एक दिन भी नहीं रुका और तू हड़बड़ाहट में जा रहा है। लेकिन सुमित तो राजदीप की बात सुनने के मूड में थे ही नहीं बिल्कुल। वो बस राजदीप के आगे हाथ जोड़कर एक बात कह रहे थे कि भाई देख, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समस्या देख तुम्हारे से होती तो तुम ये बात इतनी कहते। भाई तुझे भी पता है यार कल रात को क्या हुआ, और उसके बाद मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं रुका तो मुझे पक्का पता है कि मेरी बलि तो हो जाएगी। अब राजदीप काफी हद तक ये बात तो समझ रहा था, लेकिन राजदीप को इस बात की चिंता भी थी कि मेरा दोस्त हमारे गांव में मेहमान के तौर पर आया है और उसका ये हाल हो गया। उसको शर्मिंदगी थी इस बात की, वो चाहता था कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर रुक जाए, लेकिन मन ही मन में उसके बात ये भी घूम रही थी कि उसका यहाँ पर रुकना खतरे से खाली था नहीं। इसलिए भारी मन से वो भी अब सहमति जताता है अपने दोस्त सुमित के साथ, और फिर तैयार हो जाता है सुमित को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए। वो रेलवे स्टेशन छोड़ता है। राजदीप सुमित को बेंच पर बैठे होते हैं, बहुत ज़्यादा बात हो नहीं रही होती। सुमित को हालांकि काफ़ी तेज बुखार था, लेकिन वो इस हालत के बावजूद भी किसी भी हालत में इस गांव में रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। ट्रेन आती है और सुमित जल्दी से उठता है, ट्रेन पर चढ़ता है। राजदीप को देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे, शर्मिंदगी भी थी और दुख भी था कि 7-8 दिन का प्रोग्राम बनाकर गांव में आया अपने दोस्त के पास, और एक ही रात में अगले दिन उसको सुबह जाना पड़ा। अब ऐसा भी क्या हो गया था। वहीं दूसरी ओर राजदीप को दुख के साथ साथ गुस्सा भी था कि भाई ये कब तक चलेगा। लेकिन कुछ बातें अपने बस में होती नहीं है, अगर अपने बस में हो तो फिर उनसे निपटारा या उनका निपटारा किया जा सकता है। लेकिन डायन ऐसी ताकतों से एक इंसान जिसको उसको काबू में करने की कोई नॉलेज हो ना, तो फिर उसको कैसे काबू किया जा सकता है। यही सोचकर राजदीप ने सुमित को जाने दिया, क्योंकि वो चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकता था। वहीं दूसरी ओर हम इस किस्से को अब अगले पड़ाव की ओर बढ़े, तो मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि कभी आपने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सुना है, लेकिन अगर नहीं सुना तो बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में क्या होता है कि ये माना जाता है कि जो एक तितली होती है उसके जो पंख होते हैं, वो फड़फड़ाने से जो हवा, जो वेव जनरेट होती है, वो किसी बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर किसी तूफान का कारण भी बन सकती है। इसे कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। कुछ ऐसा ही इफेक्ट आज के इस किस्से में भी था, और उसी की वजह से सुमित आज जिंदा वापस जा पा रहा था, वरना शायद उसकी लाश का सर कभी मिलता ही ना। अब ये हुआ क्या, कैसे हुआ और क्यों हुआ? शुरू होता है एक जिद से जो काफी सालों से की जा रही थी राजदीप के द्वारा सुमित को। राजदीप जो झारखंड के रहने वाले हैं, एक गांव के झारखंड के, वो पटना में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गए थे और उनकी सुमित के साथ दोस्ती हुई, और दोस्ती भी ऐसी कि जैसे भाई बनती, जैसे कहते हैं, याराना पूरा दोस्ती, भाई, इतना प्यार दोनों में। यहाँ तक कि कुछ देर तो
जो राजदीप है वो पीजी में रहा, लेकिन सुमित को ये गवारा नहीं था और सुमित उसको अपने घर में ले आया था। सुमित एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो कुछ ऐसी कमी नहीं थी कि एक इंसान का बोझ पड़े। और उनके माँ और उनके पिता तो उन्होंने ही सुमित को कहा था कि बेटा बेटे राजदीप ऐसे बाहर नहीं, खाना पीना वगैरह चक्कर नहीं होगा, तो खाना पीना ही है तो भाई वो घर में रहेगा हमारे। इतनी यारी दोस्ती थी, कह सकते हैं कि पारिवारिक रिलेशन टाइप ही हो गया। लेकिन राजदीप के मन में एक कसक थी कि भाई हम कॉलेज से पास हुए, यूनिवर्सिटी से पास हुए, अब सुमित का अपना अच्छा एक बिजनेस था, वहीं दूसरी ओर राजदीप पढ़ाई तो उन्होंने की थी, लेकिन वो पढ़ाई का जो अपना एक्सपीरियंस था वो अपने खेतों में अपनी ज़मीन पर लगाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने दोबारा गांव का रुख किया। राजदीप को एक कसक क्या थी कि वो इतने साल सुमित के घर में रहा, कभी कभी उनके माँ बाप भी आते थे, वो भी उनके घर में रहते थे, लेकिन सुमित और उनका परिवार कभी भी गांव में आया नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत थी उनको, उनका गांव काफ़ी दूर था पटना से, और वहाँ पर इस कोई ऐसा भी समारोह भी नहीं हुआ था। राजीव सोचता था कि चलो शादी करेंगे तब बुला लेंगे, लेकिन वो चाहता था कि भाई सुमित कम से कम एक बार तो गांव में विजिट करे, और यही जिद थी जो सुमित पर भारी पड़ने वाली थी। अब एक दिन राजदीप की जिद को परवान करते हुए सुमित ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगा। खुश, अब तो खुश। राजदीप कहता है कि भाई खुश तो तब होऊंगा ना जब कुछ समय रुकेगा भी, ऐसा थोड़ा है कि तू आएगा एक दिन रुकेगा चले जाएगा। कई बार जुबान पर सरस्वती बैठ जाती है। आया तो वैसे वो 7 दिन के लिए था, लेकिन जैसे कि राजदीप ने बातों बातों में कहा कि ऐसा थोड़ी क्या आएगा और 1 दिन रुकेगा। एक दिन ही रुका। चलो अब सुमित आता है, राजदीप उसको रिसीव करने आता है, और राजदीप के साथ कुछ गांव के लोग भी थे, जो किसी प्रॉपर कोई शायद रिचुअल होता होगा अपने मेहमानों का स्वागत करने का, वो घर तक भी वेट नहीं कर सके, और वो स्टेशन पर ही वो उन्होंने बहुत खूब स्वागत किया। और सुमित को ऐसा लगा कि जैसे शायद कोई कोई एमएल है वो किसी जगह का, और वो उसको स्वागत कर रहे हैं वीआईपी की तरीके का, और सुमित को इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई। राजदीप भी शायद यही चाहता था कि भाई मेरा दोस्त आ रहा है और धूमधाम से स्वागत होना चाहिए। खैर अब वो गाड़ी पर आए थे और गाड़ी से वो अब अपने घर चले गए। अब जब घर गए तो उसका खूब स्वागत हुआ, आवभगत हुई, खाना पीना। राजदीप के माँ बाप तो जाते ही रहते थे सुमित का, जब भी उन्होंने अपने बेटे को मिलने जाना होता था तो कुछ ऐसा वो होता है ना, एक हेजिटेशन नहीं थी, बस घर वाली बात ही थी, कह सकते हैं। लेकिन जो गांव का माहौल था ना, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, यानी कि जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था, वैसे वैसे वो गांव का माहौल बदलता जा रहा था। माने तो कि जो लोग हैं सुमित को मिलने भी आ रहे थे, आसपास के लोग, गांव में शहर से एक आदमी आया, थोड़ा सा होता ही है क्रेज, क्योंकि गांव काफी पिछड़ा था। और लोग जो हैं वो बस जो थोड़े से ढलते सूरज के समय में आ रहे थे, तो वो बस अपनी घड़ियां देखते रहे, तो बस हम चलते हैं चलते चलते, थोड़ी सी हड़बड़ाहट में। अब सुमित ये बात थोड़ी सी नोट करता है, और वो बात करता है राजदीप से कि भाई क्या बात है। तो राजदीप कहता है कोई बात नहीं, कुछ यार समस्या है गांव की, तो मैं तुझसे, तू हो गया ना, बस ओके है ना, बाद में बात करूंगा। अब सुमित को थोड़ी सी चुल हो गई कि भाई कौन सी बात है, क्या चीज है, क्या चक्कर है। अब चक्कर वही हुआ जो सुमित सोचता था कि भाई गांव के लोगों का तो काम यही है, इनको भूत चुड़ैलों से डायनों के अलावा कोई काम नजर नहीं आता, जो सुमित की सोच थी। राजदीप कहता है कि भाई कुछ दिनों से ना यहाँ पर कोई समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और कहते क्या हुआ यार, एक ना कोई कहा जा रहा है कि डायन है जो रात को शिकार करती है। किस चीज़ का यार, वो ना बलि ले रही है, और पिछले 2-3 महीनों में यहाँ पर 1-2 मौतें हुई हैं और उनके सर गायब थे। अब मामला पुलिस का है, वो छानबीन तो कर रही है, लेकिन ये सभी लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई डायन है जो इस तरीके के काम कर रही है अपने को सिद्धि करने के लिए। और नरबली तो कुछ सोच सकता है कितनी भयानक चीज है। अब ये सुन के ना सुमित ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है, और राजदीप भी, क्योंकि राजदीप अब गांव में
पला बड़ा तो था, लेकिन उसकी हायर एजुकेशन शहर में थी, और कुछ हद तक उसको उस चीज़ का असर भी था कि भाई ये भी सारी दकियानूसी बातें होती हैं, किसी को इस चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए वो भी हंसने लग पड़ता है, लेकिन हंसते हंसते कहता है भाई अब क्या होता है, कई चीज़ों का विश्वास हम करें न करें लेकिन मानना तो पड़ता ही है। अब हंसते हंसते ये नीचे आ जाते हैं। रात का समय हो रहा होता है, चाहे ही राजदीप हंस तो रहा होता है लेकिन उसके मन में डर तो था। यह डर ना सिर्फ राजदीप के मन में था बल्कि उनके परिवार में भी तो था। गर्मियों के दिन थे, उतनी सहूलतें थी नहीं जितनी सहूलतें सुमित को शहर में मिलती हैं। उसको कमरे में गर्मी लग रही थी, और हालांकि पूरी कोशिश की जा रही थी कि उसको पूरा उसको उसकी पूरी देख रेख की जाए, लेकिन सुमित का मन था कि भाई जो आंगन है वो बहुत बड़ा था, तो आंगन में हम खटिया बिछा के भाई सोएंगे। अब जब जैसे ही सुमित ये कहता है कि उनके पिता को, बाबूजी आप ऐसा करो, हम तो भाई सोएंगे यहाँ पर बाहर, तो उनके बाबूजी एकदम सन्न रह जाते हैं। वो जल्दी से उंगली रहते, ना ना बेटा बाहर नहीं सो सकते। तो सुमित कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक ठाक है, कुछ दिक्कत है, मच्छर मुच्छर की परेशानी? मैं लेकर आया हूँ, सब सामान लेकर आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबूजी कहता है कि बेटा मच्छर की परेशानी होती तो वो तो इलाज हमारे पास भी है, तुम्हारे शहर से बढ़िया इलाज होता है हमारे पास, लेकिन बात मच्छर से कहीं बढ़कर है। अब ये इशारा करते हैं राजीव के पिताजी इशारे की तरफ आंखों की, बता दिया इसको? तो राजीव हंस के कहते हैं हाँ बता दिया। तो फिर वो आगे बात करना शुरू करते हैं कि जैसे राजीव ने तुझे बेटा बताया ही होगा कि कुछ महीनों से कोई डायन है जो यहाँ पर रात को घूमती है, और 2 लाशें भी मिली हैं सरकटी, तो सीधी सुद्धी वाला चक्कर है, तो इसलिए लोग रात को परहेज करते हैं, रात को बाहर जाने से, ना ही सिर्फ बाहर जाने से बल्कि अपने कमरों में सोते हैं चाहे गर्मी भी हो। अब सुमित यह बात सुनकर फिर हंसने लग पड़ता है और कहता है कि अंकल जी चलो मैं अब इस चीज़ में बहस नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बताओ कि हमारे जो घर की दीवारें इतनी ऊंची, दरवाज़ा अंदर से बंद, एक डायन जिसकी आप वेशभूषा बता रहे हो, मतलब जिसके बारे में बता रहा था मुझे राजीव की बूढ़ी सी कोई है, वो दीवार फांद कर आएगी, मैं सो रहा होऊंगा, मुझे उठाएगी, फिर दीवार से दूसरी ओर फेंकेगी, और फिर वो ले जाकर मेरा सर धड़ से अलग कर देगी, और इस सारे वाक्य में मुझे कुछ पता ही नहीं लगेगा। अब जब ये बात कहता है सुमित, तो उनके पिता कहते हैं कि बेटा वो आकर नहीं लेके जाती, इंसान खुद ब खुद उस जंगल में चला जाता है। अब सुमित कहता है कि जंगल कहाँ से आ गया? उसी जंगल से बेटा जहां पर ये लाशें मिली थी, और वहां पर इंसान खुद जाता है, डायन उसको लेकर नहीं जाती। सुमित कहता है फिर तो वही जाने वाली कोई बात है नहीं, मुझे तो वो लेकर जाने से रही। तो अंकल जी कहते हैं कि बेटा वो ऐसे तो नहीं ना करेगी कि सुमित जी मेरे साथ आइए, हमने आपका सर धड़ से अलग करना, कृपया हमारे इस सिद्धि में हमारी मदद कीजिए अपनी जान के बलि देकर। तो फिर सुमित अब चुप हो गया, क्योंकि उसको भी अपनी बेवकूफ़ी पर थोड़ी सी हंसी आ गई थी, और उसके बाद फिर एक खामोशी थी। सुमित कहता है तो फिर कैसे? वो कहता है कि वो छलती है, डायन छलती है, वो छलने की क्रिया में भी माहिर है, क्योंकि जो लाशें मिली थी ना, उनके परिवारजनों का कहना है कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं कि जिससे पता लगे कि उनको उठाकर लेकर जाया गया हो। ऐसे ही वो बाहर सो रहे थे और अगले दिन वो गायब थे, और कुछ दिनों बाद उनकी लाशें बिना सर के मिली। सुमित अब थोड़ा सा सीरियस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अंकल जी बात ऐसी है कि बुरा मत मानिएगा, गर्मी में नींद नहीं आएगी। अरे यार राजदीप ऐसा करना, एक से भले दो, अगर वो चलेगी ना तो तू मेरा साथ दे देना, तू मेरे साथ आके लेट जाना। अब बाबूजी के घर में गेस्ट आया था, उसको नाराज तो कर नहीं सकते थे, तो वो कहते हैं कि चल ठीक है बेटा तू भी साथ में लेट जाना, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दियो। बात खत्म होती है, सुमित की खटिया के साथ एक और खटिया बिछती है राजदीप की। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। सुमित भी कह रहा होता है कि भाई दकियानूसी बातें हैं, क्यों मानते हैं उन बातों को? राजदीप कहता है भाई मैं थोड़ी मानता हूँ, लेकिन आदर सम्मान भी तो करना पड़ता है, जैसे तुमने किया और तुम्हारा भी किया गया, तुम्हारी बात भी मान लेगी। खैर अब सुमित और ये हंसी मजाक कर रहे हैं, अब इनको नींद काफी आ चुकी थी, और सुमित और
राजदीप दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद अचानक से सुमित की जाग खुलती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसको देख रहा है। जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो राजदीप जैसे सर को स्त्री बल से लेटा होता ना इंसान, तो वो देखकर इसकी तरफ मुस्कुरा रहा होता है। तो सुमित कहता है कि क्या वो भाई ऐसे को देख रहा है? तो राजीव कहता है बस यार नींद नहीं आ रही थी। तो सुमित भी उठ के बैठ जाता है, कहता है यार नींद तो वैसे मेरी पूरी होएगी, एकदम से झटके से जाग खुली है ना, तो बातें बूतें करते हैं। तो राजीव कहता है यार तुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो हमने कितनी खुराफात की है। अरे यार ये गांव वाले हैं, इनको क्या पता कि हम हॉन्टेड प्लेसेस पर भी घूमा करते थे। सुमित कहता है हाँ यार इसलिए तो हमें डर लगता नहीं है। राजीव कहता है कि तुझे क्या लगता है कि डायन वाली बात जो है वो ठीक है? सुमित कहता है कि अरे भाई तुझे लगता है? राजीव कहता है भाई सुना है लाशें भी मिली हैं, जंगल भी वो अब भूता बना जा चुका है। कहा जाता है कि वहां पर अब डायन का राज हो चुका है। दिन के समय में भी वहां पर कोई नहीं जाता और रात के समय में तो घर भी वीरान हो जाते हैं, यानी कि आंगन भी वीरान हो जाते हैं और गांव की गलियां भी। सुमित और राजदीप की ये बात चल ही रही होती है और झट से राजदीप कहता है एक काम करें। सुमित कहता है बोल। राजीव कहता है कि क्यों ना हम उस जंगल की ओर चले, देखते हैं, पक्की कोई ऐसी भिखारन भुखारन होगी जिसको लोगों ने डायन समझ लिया होगा, वो बेचारी जंगल में अपना गुजर बसर कर रही होगी और लोगों ने समझ लिया होगा कि डायन है। लाशें तो मिली, किसी ने अपनी रंजिश निकाली होगी, गांव में तो आमतौर पर चलती है, और अफवाह फैला दी होगी कि डायन है। सुमित कहता हो सकता है। तो सुमित कहता तू चाहता क्या भाई? राजीव कहता है कि क्यों ना हम उस जंगल की तरफ चले और अगले दिन हम आकर कहेंगे कि हम रात को जंगल में गए थे। अरे मैं तो कब से ये प्लान बना रहा था, लेकिन मेरे साथ कोई चले तो तब ना। चलना तो दूर की बात, मैं किसी से डिस्कस भी करता तो मेरी जान वहीं पे निकाल देते। ये तो अच्छा हुआ तू आ गया, अब तू तो है शेर आदमी, मुझे तो पता तू डरता नहीं है। बस कुछ बातें सुननी थी। सुमित के कॉलर खड़ा हो गया, कहता यार ये भी बात ठीक है तो चलते हैं, लेकिन कैसे? कहता कैसे क्या, कुछ ही दूरी पर तो है जंगल। धीरे धीरे बाइक जो है ना उसको घसीट कर लेकर जाते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी सी आगे जब गांव से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो बाइक स्टार्ट करके निकलेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। अब ये प्लान बन गया। धीरे धीरे इन्होंने दरवाज़ा खोला और ये बाइक को लेकर आगे चल दिए। जब इनको ये महसूस हुआ कि अब ये जो समय है यहाँ पर आवाज़ से कोई दिक्कत नहीं होगी गांव को, तो ये बाइक स्टार्ट करते हैं और चल पड़ते हैं। अब जब ये उस जंगल की तरफ जाते हैं, जंगल के बाहर बाइक को लगाते हैं और जंगल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे, सुमित को शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि जंगल सच में बड़ा भयानक लग रहा था। उन जानवरों की आवाजें कुछ ज्यादा ही भयानक थी। अब ये टॉर्च से इधर उधर देख रहे थे। सुमित राजीव को कह रहा था कि भाई डायन को छोड़, कोई जानवर जानवर तो नहीं बड़ा होता? वो कहता है यार कुछ नहीं, हिरन उरन होते हैं, उससे क्या रखना। अब अचानक जैसे ही सुमित फ्लैश मार रहा था, उसको एक झोपड़ी नुमा चीज दिखाई देती है, बिल्कुल भूसे से बनी हुई, पराली परोली से बनी हुई, मतलब कच्ची बिल्कुल। जब वो उस तरफ देखता, कहता देख देख यार वो झोपड़ी ये कहाँ से है? तो राजीव कहता है कि ये तो हमने भी नहीं देखी, चल जाके देखते हैं कहाँ से आई, चल जाके देखते हैं अंदर क्या है, कहीं सच में वो डायन तो नहीं है। ये दोनों जब बातें करते हैं तो हंसने लग पड़ते हैं। अब ये दोनों उस झोपड़ी की ओर बढ़ते जा रहे थे और जैसे ही झोपड़ी के अंदर सुमित और राजदीप जाते हैं, सुमित देखता है कि वहां पर एक स्लैब बनी हुई है, बिल्कुल बीचों बीच। कुछ खून बिखरा पड़ा है, कुछ कट के निशान है, जैसे किसी ने उसको कुछ चीज रखकर काटा हुआ सर शायद, क्योंकि वहां पर कुछ, जैसा मैंने कहा कि खून के निशान, दाग धब्बे, बदबू, ये इशारा कर रहे थे कि शायद जो बातें की जा रही हैं वो झूठ नहीं है। सुमित राजदीप को कहता है कि भाई ये क्या सीन है? अब जो पीछे आवाज आ रही होती है हंसने की, वो राजदीप की नहीं थी। हंस के कहता है राजदीप, या कहती है वो डायन, यही तो बलि है। सुमित, तुम्हारे दोस्त के बाबूजी ने कहा था ना कि वो खुद लेकर नहीं जाती, इंसान खुद ब खुद चला आता है, तो आ गया ना।
अब तेरी बारी है। जैसे ही सुमित मुड़ के पीछे देखता है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत होती है, सफेद बाल, काला चेहरा और खून से लथपथ उसके दांत। बस अब सुमित को पैनिक अटैक आ चुका था। वो थर थर कांपे जा रहा था और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। वो समझ चुका था कि बस उसकी जो मौत है बिल्कुल ही करीब है। लेकिन फिर होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। वो क्या, सुमित का फोन जो है वो बज पड़ता है। अब ये बात है तब की 2009-10 के आसपास की, जब लोगों को ना रिंगटोन लगाने का बड़ा शौक था। सुमित के फोन पर रिंगटोन बजती है और नाम बजता है भोले बाबा का, शिव जी का। जैसे ही वो रिंगटोन बजती है तो वो जो चुड़ैल है वो झल्लाने लग पड़ती है। वो गुस्से से कहती है, बंद कर इसको, बंद कर इसको, नहीं तो तुझे यहीं पर मार दूंगी। सुमित जल्दी से फोन निकालता है, उसको बंद करने लगता है, लेकिन अचानक उसको लगता है कि क्यों बंद क्यों करूं। अगर बंद किया, पता नहीं मारेगी कि नहीं मारेगी, लेकिन अगर बंद कर दी तो फिर पक्का मारेगी। और आपको तो पता ही है कि रिंगटोन तो ज्यादा समय तक बजेगी नहीं। ये सोच ही रहा होता है कि रिंगटोन बजना बंद हो जाती है। अब डायन को भी शायद इस चीज का अंदेशा हो चुका था कि ज्यादा समय है नहीं उसके पास। वो सुमित की तरफ बढ़ती है और रिंगटोन फिर से बजने लग पड़ती है। तो डायन फिर से वही खड़ी हो जाती है और फिर वो कहना शुरू करती है कि जल्दी से इसको बंद कर। लेकिन सुमित अब मौका पाता है। वो जल्दी से उस झोंपड़ी के बाहर की तरफ भागता है। जितना तेज हो सके वो भागता है। रिंगटोन बंद हो रही है, उसको महसूस हो रहा है कि डायन उसका पीछा कर रही है, लेकिन फिर से वो रिंगटोन बज रही है। सुमित चाह रहा था कि वो रिंगटोन बजती रहे। बाइक पर बैठता है और भागता है गांव की ओर। और जब वो गांव के अंदर आता है, उसकी आवाज शायद उससे पहले ही लोग जमा हो चुके थे। वो जैसे गांव के अंदर एंटर करता है, घर की तरफ जाता है, तो घर के अंदर तो मानो भीड़ लगी हुई थी। सुमित बाइक से उतरते ही गिरता है। उसका दोस्त राजदीप उसको पूछता है कि कहाँ गया था भाई, क्या हुआ। जैसे ही वो राजदीप को देखता है, वो तो डर के मारे चीखे मारने लग पड़ता है कि दूर करो इससे कि दूर करो इसको मुझसे, मुझे मार देगी ये मेरा दोस्त नहीं है, वही चुड़ैल है, ये वही डायन है। लेकिन उसको संभाला जाता है, उसको थोड़ा सा शांत किया जाता है। फिर उसको कहा जाता है कि भाई हुआ क्या। तो पहले सुमित पूछता है कि भाई तू कहाँ, तू मुझे साथ लेकर गया जंगल। राजदीप कहता है कि मैं लेकर गया था, अरे भाई मुझे तो टॉयलेट आई थी, मैं तो टॉयलेट गया हूँ, जब मैं वापस आया हूँ तो है नहीं, ना बाइक लगी हुई है, दरवाजा खुला हुआ है। मुझे शक हुआ कि भाई कोई दिक्कत है, तो मैंने तुझे फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। करता रहा कोशिश, अचानक से फोन लगा तो फोन ही नहीं उठा रहा यार। मैं उसके बाद भी कर रहा था, मुझे शक था कि यार तू कहीं अकेला तो नहीं खुरापात करने चला गया। मुझे लगता है कि वो शक नहीं, यकीन था। सुमित कहता है कि भाई मैं खुद से नहीं गया, मेरी बात मान, तू लेकर गया। और उनमें से एक बुजुर्ग बोलता है, बाबू ये राजदीप नहीं लेकर गया, वो डायन लेकर गई थी, राजदीप का रूप धारण करके। जैसे ही राजदीप वॉशरूम गया और वो डायन राजदीप का रूप धारण करके उसके बगल में बैठ गई, उसको बहलाया फुसलाया और उसको ले गई। अब सुमित को समझ आ चुका था कि मेरे साथ हुआ क्या, और मैं वो तीसरा शिकार होते होते बचा उस डायन का। अगर वो रिंगटोन ना बजती, और बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब अभी सुमित ने कुछ ही दिन पहले वो रिंगटोन लगाई थी। आज तक कभी सुमित ने रिंगटोन लगाई नहीं। पता नहीं उसके मन में क्या आया था कि उसने रिंगटोन लगा ली और आज उसी से उसकी जान बची। लेकिन अब सुमित इतना डर चुका था कि वो अब रिस्क ले नहीं सकता था। इसलिए उसने कहा कि भाई मैं इस गांव में नहीं रह सकता, उस डायन की नज़र मुझ पर पड़ चुकी है, हो ना हो आज नहीं कल नहीं परसों वो मुझे ले जाएगी। और अब उस वक्त पता नहीं क्या माहौल होगा, मैं बच भी पाऊंगा कि नहीं। तो इसलिए भाई मेरी तरफ से राम राम है, मैं चल रहा हूँ। जैसा कि इस किस्से के शुरू में राजदीप कोशिश तो कर रहा था कि उसका दोस्त ना जाए, लेकिन उसको भी पता था कि बात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है। इसलिए अब भलाई इसी में है कि जो चल रहा है उसको चलने दो। यही था वो कारण जिसकी वजह से सुमित 7 दिन रहने आया, लेकिन
एक दिन में उसको वापस जाना पड़ा। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ भी भाई, जहाँ हम किसी जगह में जाएं तो वहाँ के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ना कि अपनी चलानी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर, और जो अगला किस्सा है वो मुझसे ही एक क्वेश्चन है कि प्लीज़ आप बताइएगा कि ये मेरी नज़र में तो पैरानॉर्मल भी है और साइकोलॉजिकल भी है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर दिक्कत है क्या। जिस लड़की ने इस किस्से के बारे में बात की है वो कहती है कि उसकी दोस्ती फेसबुक के द्वारा एक आर्मी मैन से हुई। वो आर्मी मैन काफ़ी अच्छी पोस्ट पर था, काफ़ी स्मार्ट, सुंदर। तो धीरे धीरे बातचीत जो है वो अब एक अच्छी दोस्ती में बदल गई, एक रिश्ते में बदल गई। हालांकि ये अभी मिले नहीं थे, लेकिन बात इनकी रोज रात को फ़ोन पर होती थी। जो इनका फ्रेंड था सुमेश, वो एक काफ़ी होनहार आर्मी मैन और एक निडर। आर्मी वाले तो निडर होते ही हैं। घंटों इनकी बात होती थी, लेकिन आज तक कभी भी इनको महसूस नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ी है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं तो इंसान के साथ कुछ बात करने से पता तो लग जाता है कि इंसान का स्वभाव कैसा है, उसकी साइको कैसी है। ऐसा किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं था। एवन इंसान बिल्कुल फिट, शारीरिक तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी। लेकिन एक रात जब ये बात करके सोते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, रात के 10 बजे होते हैं, अचानक रात के 12:30 बजे आसपास इनको दोबारा से फोन आता है। इनको लगता है कि कोई बस वैसे ही बात करने का मन कर रहा होगा। जाग तो इनकी भी, मतलब नींद तो इनकी भी खुल चुकी थी, तो ये सोचती हैं कि चलो बात की जाए। लेकिन जब अब ये फ़ोन उठाती हैं तो नॉर्मल हेलो हाय से बात होने वाली काफ़ी अजीब से तरीके से शुरुआत होती है। इनके जो फ्रेंड हैं सुमेश, वो कहते हैं प्रीति प्लीज़ मुझे बचा ले। अब एक आर्मी मैन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जिससे काफ़ी समय से इनकी बात हो रही है और घंटों बात होती है दिन में, वो इनसे चित परिचित हैं। एक ऐसा इंसान जो निडर है, वो इतने डर कर बात कर रहा है। शुरू में तो प्रीति को लगता है कि कोई मजाक हो रहा है, 12:30 बजे प्रैंक हो रहा कोई। वो हंसती है, किससे बचा लो, अरे कहीं मुझसे तो नहीं बचोगे। कहते हैं नहीं 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 प्रीति मेरी बात सुन, वो ना कमरे में मेरे सामने खड़े हैं, मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही उठता हूँ वो मेरे बिल्कुल पास आ जाते हैं। यार उनकी ना शक्लें काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। मैं तो डर कर चीखें मार रहा हूँ, पता नहीं क्या बात है, मेरे माता पिता को आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही। अरे मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, उनको नहीं लग रहा, तुझे लग रहा है, जैसे मैंने तुझे फ़ोन किया पहली बार में लग रहा है। तो एक काम कर, जल्दी से ना मेरे मम्मी पापा को फ़ोन कर। इतनी सारी बातें अभी प्रीति को तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि ये हो क्या रहा है। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि अरे सुमेश बता तो सही, क्या कौन नज़र आ रहा है, किसकी बात कर रहा है। नहीं, वो ना वो एक अंकल हैं, एक आंटी हैं, इन दोनों के सर फटे हुए हैं, और एक बच्चा है जिसके आंखें, एक आंख जो है वो बिल्कुल उसके आर पार कोई कील खुई हुई है। यार सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ऐसा कर, मम्मी पापा को फोन कर और उनको कह कि जल्दी से सुमेश के रूम में जाए। तो प्रीति कहती है मेरे पास कौन सा उसका नंबर है, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। यार मैं नंबर सेंड करता हूँ ना, जल्दी से नंबर, मैं तुझे बोलता हूँ जल्दी से नंबर ले। अब प्रीति झल्ला जाती है। वो सोचती है कि शायद ये मुझे सरप्राइज देने वाला सीन तो नहीं है कि मैं इसने अपने घर पे बात कर ली हो और एक्चुअली कुछ लव रिलेशन बन चुका था। मैं फ़ोन करूं इनकी मम्मी को या पापा को और इनके पापा कहें कि भाई सरप्राइज है तेरे लिए, हमें पता लग गया, अब बात करते हैं रिश्ते की। फिर भी ये हंसी मजाक में नंबर ले लेती है और फ़ोन करती है, और फ़ोन लग नहीं रहा था। अब प्रीति को कुछ थोड़ा सा महसूस होता है कि यार कुछ बात अलग है, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी ना वो कुछ और ही बयां कर रही थी। डर साफ तौर पर झलक रहा था। इसलिए प्रीति अब कहती है कि सुमेश मेरी बात सुन, अगर तू मजाक कर रहा है ना तो मैं बहुत मारूंगी। सुमेश कहता है मजाक नहीं कर रहा प्रीति, मेरी बात समझ, मैं तुझे फ़ोटो भेजता हूँ अभी। वो जल्दी से फ़ोन काटता है, व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजता है, लेकिन वहाँ पर
फोटो कोई नहीं थी, लेकिन कुछ धुएं जैसा नजर तो आ रहा था। 3 आकृतियां, एक सबसे बड़ी, एक उससे छोटी और एक उससे छोटी। अब ये जो चीज है, प्रीति को लगे कि शायद फोटो मॉर्फ की है, कुछ जानबूझकर मेरे साथ किया जा रहा है। कुछ देर तो प्रीति को यही महसूस हो रहा था कि ये मेरे साथ पक्की बात है कि प्रैंक किया जा रहा है। लेकिन अब जब उसका फोन आता है तो वो ऊंची ऊंची रो रहा होता है। वो रोना प्रीति महसूस कर पा रही थी कि वो सच में है। वो कह रहा है कि प्लीज मुझे बचा प्रीति, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा प्रीति। ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे, मेरी तरफ देखकर हंसे जा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे। अरे यार मुझे मारना है तो मार दो यार, मेरी गन भी नजर नहीं आ रही, पता नहीं मेरी गन कहाँ पे है, नहीं तो मैं इनको उड़ा दूंगा या खुद को। अब प्रीति सच में डर जाती है। वो दूसरे फोन से बार बार उस नंबर पर कॉल किए जा रही थी जहां पर जो उनका नंबर, अपने पिताजी का नंबर इन्होंने दिया था, लेकिन नंबर बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। अब प्रीति पैनिक हो चुकी थी, लेकिन वो बात करती तो करती किससे? प्रीति पीजी में रह रही थी, किससे बात करती? कोई और था भी नहीं जिससे बात की जा सकती थी। वो सारी रात सुमेश और प्रीति बात करते रहे। सुमेश कहता कि बस प्लीज फोन को रखना मत, मुझे लगता है कि जैसे मैं फोन रखूंगा ये मुझे मार देंगे। अब प्रीति, जो पैरानॉर्मल हो या साइकोलॉजिकल हो, लेकिन प्रीति इस बात को समझ पा रही थी कि साथ देना चाहिए, और उसने साथ दिया भी। कुछ समय बाद जो सुमेश है वो कहता है कि प्रीति अब मुझे नींद आ रही है, अब मुझे सहा नहीं जा रहा, मैं फोन कट कर रहा हूँ। इससे पहले प्रीति कुछ बोल पाती, फोन कट हो जाता। अब प्रीति को चिंता लग रही थी कि सुमेश ठीक होगा भी कि नहीं, लेकिन प्रीति भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, थक चुकी थी। उसको भी कब नींद आई उसको पता नहीं लगा। अब जैसे ही प्रीति उठती है तो वो देखती है कि सुबह के 11 बज चुके थे। सबसे पहले वो यही काम करती है, वो सुमेश को फोन करती है। सुमेश पहली ही रिंग में फोन उठा लेता है, उससे बिल्कुल नॉर्मल बात करता है जैसे पहले होती थी। तो प्रीति कहती है कि सुमेश ठीक है सब कुछ? तो सुमेश कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। प्रीति कहती है मतलब क्या? सुमेश कहता है कि हाँ जैसे भाई ठीक है सब कुछ, अगर ठीक है तो ठीक ही बोलूंगा ना। प्रीति कहती है कि कल रात को जो हुआ मैं उसकी बात कर रही हूँ। सुमेश कहता है कि क्या हुआ? प्रीति कहती है कि जो रात सब कुछ हुआ कल तुझे पता नहीं है क्या? तो प्रीति कहती है कि, तो सुमेश कहता है कि वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि हमारी बात हुई है, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। प्रीति कहती है कि काम कर सुमेश, तू फोन की कॉल्स देख कि तूने मुझे फोन पर कॉल की है और मुझे तुमने एक फोटो सेंड की है। सुमेश कहता है कि मैं देखता हूँ, पता नहीं क्या बकवास की जा रही है। जब सुमेश का फिर से फोन आता है यार, कहता है कि मेरी बात सुन प्रीति, ठीक है एक फोटो मैंने भेजी है, ये तो खाली है फोटो, इसमें कुछ धुंधला धुंधला मतलब कुछ लग रहा है कि कुछ मतलब बिल्कुल धुएं जैसा कुछ है, और यार ये मैंने तुझे कब भेजी? और मैंने कॉल्स देखी हैं, कॉल में तुझे मल्टीपल कॉल्स की गई हैं, ये क्या है सीन? तो प्रीति कहती है तो ये तो तू बताएगा ना मुझे, ये क्या सीन है भाई? मैं तुझसे पूछ रही हूँ क्योंकि तेरा ही तो मुझे सारा ये कल हुआ है। तो सुमेश कहता है कि देख मेरी बात सुन प्रीति, मैं रात को 10 बजे सोया हूँ, 10:30 बजे जितने में भी हमारी बात हुई है, उसके बाद मैं सुबह तकरीबन उठा हूँ 5-6 बजे, क्योंकि ये छुट्टियों पर था। अब उसके बाद मैंने अपना जो एक्सरसाइज करनी होती है वो सब कुछ किया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो प्रीति बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि तुझे सच में नहीं पता कि रात को हमारी क्या बात हुई है? तो कहता है कि अगर होती तो मैं तुझे बता देता, तो प्रैंक कर रही है ना? तो प्रीति कहती है अगर मैं प्रैंक कर रही होती तो तुझे ये कॉल्स हैं ये किसने की थी? ये बात पर तो सुमेश भी चुप था कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके पास उसका कोई जवाब था नहीं। अब प्रीति ज्यादा बात करती नहीं है, धीरे धीरे वो सुमेश से दोस्ती घटा देती है। हालांकि उस दौरान भी उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसको कुछ महसूस हो रहा था कि वाइब ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि शायद दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, हालांकि ये मिले नहीं थे, इसलिए शायद अलग होना इनके लिए कितना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और धीरे धीरे प्रीति किनारा कर दिया, और बाद में ये जो रिश्ता था ऐसे शुरू हुआ ऑनलाइन और ऐसे ही खत्म हो गया। आज इस घटना को कुछ समय तो बीत चुका है,
लेकिन प्रीति का कहना है कि मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि वो चंद घंटे उस रात के, क्या सुमेश मजाक कर रहा था, क्या कोई उसको दिमागी समस्या थी, क्या सच में कुछ था, क्योंकि फोटो में तो कुछ नजर आ रहा था। उस समय जो फोटोज थी कोई इतनी हाई रेजोल्यूशन होती नहीं थी। हो सकता है कि वो एक नेचुरल फिनोमिना हो, सही तरीके से फोटो क्लिक ना की हो सकता है कि वो स्मोक कर रहा हो और उसका धुआं वही लग रहा हो। लेकिन उसके बाद भी उसने बात की, हालांकि वो कोशिश होगी, शायद ठीक किया, लेकिन फिर भी जो भी था उसने धीरे धीरे ये रिश्ता खत्म कर दिया। ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन बकौल उसके कि उसके बाद भी कभी उसको ऐसा महसूस हुआ नहीं कि ये कुछ समस्या है। तो फिर एक सवाल कि क्या वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या फिर साइकोलॉजिकल? अगर साइकोलॉजिकल होती तो फिर बाद में भी ये दोबारा हो सकती थी। लेकिन कई लोगों को कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो किसी खास वजह के कारण ही उभरती हैं। इसके बारे में प्रीति ने स्टडी भी की थी। उसने बातों बातों में कई बार कोशिश भी की कि वो सुमेश से इसके बारे में बात करे, लेकिन वो बात किससे कर रही थी? आर्मी मैन से। और आर्मी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानती है कि जो बंदा उसके पास है वो शारीरिक और दिमागी तौर पर फिट ही होगा, इसलिए तो उन्होंने भर्ती किया। तो इस बात की गुंजाइश बहुत कम थी। वहीं दूसरी ओर अगर हम पैरानॉर्मल बात करें तो हो सकता हो, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं। क्या ये ऊपरी हवा थी जो चलती फिरती सुमेश के कमरे में आ गई और एक ही बार ये वाक्य हुआ? शायद ये राज राज ही रहेगा। लेकिन आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ही जाते जाते एक दो कुछ कंसर्न्स थे जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। अपने सब्सक्राइबर्स के कंसर्न थे। तो क्या होता है कई बार ना कमेंट्स में ज़्यादा वो किया नहीं जा सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो फिर मैंने सोचा कि भाई हम उसको ना बात करेंगे कमेंट्स में। प्रीत कौर जो रेगुलर व्यूअर है, तो इन्होंने थोड़ी सी नाराजगी जाहिर की है, और वो क्या है कि भाई आपसे गिला है कि आपके पॉडकास्ट दूसरे चैनल पर देखकर बहुत खुशी होती है। अभी आपका एक रीसेंट पॉडकास्ट देखा जिसमें दो स्टोरीज आपने सुनाई, दोनों ही आपने इधर सुनाई हुई है, यानी कि इस चैनल पर मैंने सुनाई है। मैं वो चैनल नहीं देखती, आपका पॉडकास्ट था इसलिए देखने देखने लई भाई। प्लीज ट्राई किया करें, न्यू स्टोरी सुना दिया करें। भाई बुरा नहीं मानना मेरी बात का, आपकी फैन हूँ इसलिए चाह से सब एपिसोड, अच्छा चाह मतलब खुशी से कहते हैं, खुशी से सब एपिसोड देखती हूँ, गिला हुए तो कह देना, बाकी रब आपको तरक्की दे। अरे प्रीत यार, आपकी बात का बुरा क्यों मानना? मैं तो वैसे भी किसी बात का बुरा, किसी की बात का नहीं मानता बुरा। देखो क्या होता है ना, इसके बारे में मैं चलो बात इसलिए करना चाहता था वीडियो में कि अब आपको पता है कि मैं रेगुलर मतलब डेली स्टोरीज आती हैं और इसके लिए बर्डन बहुत ज़्यादा है, स्टोरीज की कमी। सब्सक्राइबर स्टोरीज तो बहुत भेजते हैं, लेकिन अब उसमें से भी गिनी चुनी स्टोरीज को नरेट करना होता है। तो पॉडकास्ट के इनविटेशन भी बहुत आते हैं। इसकी वजह से अब बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं मतलब कोई नई मतलब नई तो होती तो ये भी नई। अब देखो ना, अभी आप भी देखते होंगे कि जो मेरे चैनल की वीडियोस हैं, जो स्टोरीज की वीडियोस हैं, पॉडकास्ट में तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन स्टोरीज की वीडियोस में मैक्सिमम 4-5 हजार से ज्यादा के व्यूज नहीं होते। जब हम पॉडकास्ट की तरफ जाते हैं तो उसमें कुछ ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, अगर मैं किसी दूसरे पॉडकास्ट की तरफ जाऊँ। तो फिर मेन मोटिव ये होता है कि जो स्टोरीज मैंने जिन पर कम व्यूज आए हैं तो उनको, या फिर जो दूसरे पार्ट में सुनाई गई हैं उनको नरेट किया जाए, ताकि कई लोगों ने सुनी नहीं होती। अब जैसे आप उन लोगों में से हैं जो मेरे सारे के सारी वीडियोस देखती भी हैं, आखिर तक देखती हैं। ऐसे ही और भी अपने कई भाई लोग होंगे और भी व्यूअर्स होंगे, उनको ये गिला उनका जायज है। अब आप करें कोशिश करें, हाँ कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। अब जैसे अभी नीतीश भाई के पास गया हूँ, TLT द लिमिटलेस टॉक, वहां पर जो पहली कहानी है वो तो फ्रेश हो गई। तो ये गिला जो है आपका उस पॉडकास्ट में दूर हो जाएगा। और मैंने पॉडकास्ट की संख्या जो है वो भी, इनविटेशन तो आ रहे हैं लेकिन संख्या ऐसे कम की है कि मना तो भाई किसी को कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि भाई अगर कोई चैनल थोड़ा सा भी जिसके सब्सक्राइबर कम है तो मैं उनको मना कर दूं। लेकिन मैंने थोड़ा सा इस तरीके से किया है कि मैं सिलेक्टिव मतलब जाऊंगा सबके पास, लेकिन
तरीके से कि हर एक के पास कब जाना है उस हिसाब से, ताकि कुछ स्टोरीज़ को भी मैं कर सकूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं भी महसूस करता हूँ, कि जितने भी चलो कम लोग भी तो हैं लेकिन सुनते तो हैं ना। तो कोशिश यही होगी कि पहली स्टोरी कम से कम जो होगी वो बिल्कुल फ्रेश हो, और रिसर्च करेंगे और स्टोरीज़ बनाएँगे, और स्टोरीज़ को देखेंगे। अगर किसी सब्सक्राइबर की स्टोरी, अब क्या होता है कि फिर मुझे भी लालच होता है ना, अब कोई अच्छी स्टोरी सब्सक्राइबर दे रहा है तो मुझे होता है कि भई मैं नरेट कर दूँ फटाफट। तो ऐसा वेट करूँ पॉडकास्ट पे, फिर मेरा मन होता है कि यार पॉडकास्ट पे मैंने नरेट कर दिया, अब अपने चैनल पे भी कर दूँ। क्योंकि इतना कंटेंट देने की वजह से कमी आ गई है ना। और सच ऐसा भी नहीं है कि इतना कंटेंट, ये एक डेली चैनल बन चुका है, तो अब वो मेरा फर्ज भी है उसको कंटिन्यू करना। ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने चलाया और बंद कर दिया। अब तो मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एपिसोड डेली अपलोड होगा, चाहे पॉडकास्ट भी आए। यहाँ तक भी बात जा रही है। तो गिले गिले वाली बात नहीं है, आपका गिला करना जायज़ है, मैं नहीं गिला करता। तो आई होप ये समझ पाएँगे, और मेरी मैं इस पर तवज्जो दे रहा हूँ, और कुछ कोशिश भी है। जैसे रियल वन का जो दीपक भाई के पास गया था, तो पहला जो किस्सा था वो बिल्कुल फ्रेश था। ऐसे ही अब नीतीश भाई के पास गया हूँ, पहला किस्सा बिल्कुल फ्रेश है। तो चलता रहेगा काम ऐसे ही। और भी जो चैनल है जहाँ पर मैं रेगुलर जाता हूँ, तो उनको भी मैंने कहा कि भाई हम करेंगे, नया करेंगे कुछ। तो वेट कीजिए, नया मिलेगा सुनने को आपको। और साथ के साथ एक छोटी-सी आपसे गुज़ारिश भी है प्रीत कौर जी, आपसे भी, और जो बाकी मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर, कि जो भी चैनल मैं जाता हूँ, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा-सा होता है कि भाई जो जिसने मुझे बुलाया है उसको थोड़ी-सी वर्थ हो जाए। आई होप आपको ये मेरी बात आप समझी होंगी, और अब जो वक़्त है आपसे विदा लेने का है, जल्दी ही आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, अपना ख़्याल रखिएगा।